नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ये राष्ट्रीय परिदृश्य जो है कि क्रॉनिकल मोटी मैगजीन जो आती है उसका हम यहाँ पे करने वाले हैं वीडियो। ठीक है, ये जो है दोस्तों अप्रैल मंथ का है। राष्ट्रीय कह सकते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य जो है इसमें हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका इसमें कहा गया है अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताना संवैधानिक अनिवार्यता। इसमें देखेंगे 7 फरवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी अभिव्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार या कारण जानकारी देना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। बाद जो ये रहा, बाद का शीर्षक विनोद कुमार बनाम हरियाणा राज्य। निर्णय के मुख्य बिंदु। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी न देना संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) भाग 3 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, गिरफ्तारी के कारण जानकारी अभियुक्त को इस तरह से दी जानी चाहिए कि आधार बनाने वाली बुनियादी तथ्यों का पर्याप्त ज्ञान हो। अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी इस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए कि आधारों को गठित करने वाले मूल तथ्यों का पर्याप्त ज्ञान गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा के प्रभावी ढंग से प्रदान किया जा सके। संचार का तरीका और विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे संवैधानिक सुरक्षा का उद्देश्य प्राप्त हो सके। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जानकारी। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जानकारी। इस बाद में न्यायालय ने अभियुक्त की गिरफ्तारी की जानकारी को उसके रिश्तेदारों को देने के संबंध में भी जोर दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(a) के अनुसार व्यक्ति किसी गिरफ्तारी की जानकारी उसके नामित व्यक्ति को देना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 47 में भी समान प्रावधान किया गया है। नियमों का अनुपालन। अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में नियमों के अनुपालन करने की जिम्मेवारी पुलिस और संबंधित मजिस्ट्रेट की होगी। नियमों का उल्लंघन। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में गिरफ्तारी अवैध होगी। ठीक है, अब यहाँ से इधर चलते हैं इस वाले पोर्शन में। गिरफ्तारी से संबंधित संवैधानिक रक्षोपाय। अनुच्छेद 21 इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(1) इसके अनुसार गिरफ्तारी बंद हो गया था फ़ोन। कहाँ पे थे हम लोग? 22 अनुच्छेद 22 इसके अनुसार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के कारणों का जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी पसंद के कानूनी अधिवक्ता से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
गिरफ्तारी के कारण बताने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णय। यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे कुछ और उतना डिटेल्स भी नहीं है कि जो आपको ज़रूरी है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की। 12 फरवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए यह प्रश्न उठाया कि गरीबों को बिना रोक टोक दी जाने वाली मुफ्त सुविधाएं उन्हें परजीवी जीवन जीने के लिए विवश कर रही है, जिससे वे काम खोजने, मुख्य धारा में शामिल होने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के किसी भी प्रकार से वंचित हो रहे हैं। शीर्ष अदालत द्वारा यह मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, कहाँ पे है ये राजधानी दिल्ली में, बेघरों के लिए पर्याप्त संख्या में रैन बसेरों की कमी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते समय उठाया गया। मुक्त उपहार यानी फ्री ब्रिज, मुक्त उपहार, यहाँ पे फ्री ब्रिज इंग्लिश में होता है, क्या है? मुफ्त सौगात या फ्री ब्रिज लोक कल्याणकारी उपहार है जो सरकार द्वारा वस्तुएं या सेवाओं के रूप में मुफ्त में दिए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज देने की प्रवृत्ति को इसकी रेवड़ी कल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज देने की प्रवृत्ति को रेवड़ी कल्चर भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुफ्त उपहार को निःशुल्क दिए गए लोक कल्याणकारी उपाय के तौर पर परिभाषित किया है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक मुफ्त उपहार को परिभाषित नहीं किया है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो मुफ्त उपहारों का फ्रीबीज की कोई भी कानूनी ढांचे में सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। फ्रीबीज के सकारात्मक प्रभाव: गरीबों एवं वंचित वर्ग के लोगों की सहायता, सामाजिक समानता को बढ़ावा, वंचित और कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों व छात्रों आदि के सशक्तिकरण में सहायक, कमजोर वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने से उनके द्वारा अधिक उपभोग करना, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलना, राजनीतिक स्थिरता और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल, आपदाओं और संकट के समय सहायक। उदाहरण के लिए कोविड-19 के दौरान मुफ्त राशन और वैक्सीन से करोड़ों लोगों को राहत मिली। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव, फ्रीबीज की संबंधित चिंताएं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अब अगला टॉपिक है। हालांकि इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि अवास्तविक चुनावी वादे तथा मुफ्त में वस्तुओं का वितरण फ्रीबीज का एक गंभीर मुद्दा है, जो चुनावों में एक समान प्रतिस्पर्धा के स्तर को बाधित कर सकता है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ये नेक्स्ट टॉपिक है। 4 फरवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमे में कई खामियों को देखते हुए अपनी पत्नी और 12 वर्षीय बेटी की हत्या के एक आरोप में मृत्युदंड को रद्द कर दिया गया और कहा कि आरोपी के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं हो सका। वाद का शीर्षक: सेवरन सिंह प्रजापति बनाम उत्तर प्रदेश। ये रहा उत्तर प्रदेश। निर्णय के मुख्य बिंदु: सर्वोच्च न्यायालय ने
अनोखी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2019 मामले का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी का प्रभावी, सक्षम और सार्थक कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय कानून दायित्वों, विशेष रूप से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा ICCPR का उल्लेख किया। ये निष्पक्ष कार्रवाई की गारंटी देते हैं और अभियुक्त को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, भले ही अभियुक्त ने सबसे बड़ी, गंभीर और जघन्य अपराध ही क्यों न किए हों। न्यायालय ने निष्पक्ष सुनवाई के अभियुक्त के अधिकार के संबंध में रोम संबंधी संविधि का भी उल्लेख किया है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार क्या है? यह एक मौलिक अधिकार है, मौलिक मानवाधिकार है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को अपने आरोपों या कार्रवाई का निर्णय एक सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष सार्वजनिक कार्रवाई के माध्यम से करने का अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 20 का 1, इसके अंतर्गत निर्दोषता की धारणा का उल्लेख किया गया है। संबंधित वाद, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेशवाद। निर्दोषता की धारणा क्या है? जब तक कि किसी अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा दोषी करार नहीं दिया जाता, तब तक अभियुक्त को निर्दोष ही माना जाएगा। अनुच्छेद 20 का 2, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 20 का 3, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21, मेनका मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद के अंतर्गत त्वरित सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, अवसर का अधिकार, दोष सिद्ध करने वाले न्यायालय आदेश के अपील का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार शामिल किए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं। निष्पक्ष सुनवाई से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान क्या क्या है यहाँ पे दिया गया। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अधिकरण द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, ये रहा। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून। इसके अनुसार आरोपी को अपनी सजा के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। रोम संविधि 2002, इसके अनुसार मानवता के खिलाफ सबसे गंभीर अपराध के आरोपी को बुनियादी कानूनी सुरक्षा के हकदार है। आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। परिहार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। 18 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जब कोई दोषी समय पूर्व रिहाई के लिए पात्र हो जाता है तो संबंधित सरकार को इस पर स्वतः विचार करना चाहिए। इसके लिए दोषी या उसके परिजनों द्वारा सजा के परिहार के लिए आवेदन की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। यह वाद सर्वोच्च न्यायालय में स्वतः संज्ञान में लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रमुख दिशा निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जिन राज्यों के पास CRPC की धारा 432 या BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 473 के तहत सजा के परिहार से संबंधित कोई नीति नहीं है,
उन्हें 2 माह के भीतर नीति बनानी होगी। राज्य सरकार को परिहार देने वाले आदेश में अभियुक्त शर्तें शामिल करने का अधिकार होगा, परंतु इतनी दमनदारी या कठोर नहीं होनी चाहिए कि दोषी परिहार देने वाले आदेश का लाभ ही ना उठा सके। इसके साथ ही शर्तें स्पष्ट नहीं होनी चाहिए और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। जेल अधिकारियों हेतु दिशा निर्देश। इन्हें दोषी की सूचित करना होगा कि उसे परिहार देने के आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश की चुनौती देने का अधिकार है। दोषी को सुनवाई का अवसर दिए बिना परिहार संबंधित आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता या रद्द नहीं किया जा सकता। परिहार रद्द करने के आदेश में संक्षिप्त कारण अवश्य होने चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को दोषी का प्रासंगिक डेटा बनाए रखने और जब कैदी छूट के योग्य हो जाए तो आवश्यक कार्रवाई का पालन करना होगा। परिहार से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। किसको? उच्च न्यायालय को 226 में और सर्वोच्च न्यायालय को 32 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, उसको भी हम लोग करेंगे। परिहार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के परिहार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वाद, जिसमें है लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ 2000 ईस्वी में हुआ था। एपरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश 2006 में। हरियाणा राज्य बनाम महेंद्र सिंह 2007 में। संगीत एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2013 में। मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2013 में। भारत संघ बनाम बी श्रीहरन 2015 में। माफ भाई मोती भाई सागर बनाम गुजरात राज्य 2024 में। तो ये आपको याद रखना है लेटेस्ट वाला, माफ भारती मोती भाई सागर बनाम गुजरात राज्य 2024। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया, उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। हालांकि इसमें आंसर दिया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। परिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है दंड का स्वरूप बदलकर उसे कम करना, जो कि गलत है। संविधान में यह शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है। ठीक है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। राज्यपाल संघ की कार्यपालक शक्ति के विरुद्ध भी अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जो कि नहीं। राज्यपाल सिर्फ अपने स्टेट में ही इसका पालन कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। उपर्युक्त के आधार पर असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन हमारा 2 हो गया, 1 और 3। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, जो कि यहाँ पे डी दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे ये नेक्स्ट टॉपिक जो बचा है हम अगले वीडियो में यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तीर्थ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है।